तो हमने क्या बोला, यानी कि अगर जैसे मान के चलो अपने हाथ पर हमने एक ईंट को रखा, ठीक है, और अगर ईंट पे रखेंगे तो जितना भार उसका नीचे काम कर रहा है उतना ही हम उस पर लगा रहे हैं। अगर नहीं लग रहा होता तो कुछ समय बाद देखोगे ये बाजू थक जाएगी और जैसे ही नीचे झुकेगी ये वैसे ईंट भी नीचे जाएगी। तो इससे सीधा साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ, हम इससे जितना बल अभी हमें क्या है, संतुलन में है तो उस पर हम कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, लेकिन हालांकि इस बाजू का जो भार है वो ऑलरेडी नीचे काम कर रहा है, इसीलिए तो कुछ समय बाद हमें थकान हो जाएगी तो हाथ नीचे करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये चीज होती है, यानी ये जो है ना वस्तु का, जब क्या हो किसी वस्तु पर भार एक नीचे काम कर रहा है, दूसरा ये बैलेंस है, अगर इसमें से जरा सा भी डिसबैलेंस हो जाए, अगर भार नहीं लगा पाएगी तो ये नीचे झुकेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी समझो जरा, रस्सा कसी का खेल देखा है आपने। इधर एक टीम है ए और दूसरी तरफ इधर टीम है बी, यहां पर दोनों दिखेंगे एग्जाम्पल। इस टीम का काम है ये अपने और रस्सा खींचेगी और इस टीम का काम है ये अपने और खींचेगी। आप देखोगे कभी ये क्या होगा, रस्सी का झुकाव इधर की तरफ मोशन करेगी तो इसका मतलब इस टीम का जो फोर्स है वो ज्यादा है और इस टीम का जो फोर्स है वो क्या है, कम है। तब वाले केस में अगर रस्सी इधर को जा रही है इसका मतलब जो एफ बी है वो क्या है, ग्रेटर देन एफ ए है। यहां पर क्या कंडीशन बनेगी, एफ ए ग्रेटर देन एफ बी, यानी दोनों का रिजल्टेंट जब ये बड़ा है एक ज्यादा है, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, तो ये रस्सी एकदम बैलेंस में हो जाएगी, संतुलन में हो जाएगी, और ऐसा होता भी है। तो यही कंडीशन होती है, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, एफ ए माइनस एफ बी करोगे, ये क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो सिर्फ एक ही केस में आता है जब दो बल बराबर हो जाएं, और ऐसा नहीं कि दो बल हो, ज्यादा भी हो सकते हैं कुछ। अब यहाँ पे जैसे टीम में बहुत सारे हैं अलग अलग, लेकिन सबका रिजल्टेंट मिला के जो परिणामी हो रहा है वो जीरो हो रहा है। तो काम जैसे अलग अलग डायरेक्शन में, कहीं मान के चलो जैसे किस वस्तु पे इस बार इधर 2 न्यूटन का एक बल लगाया और इधर 1 न्यूटन का एक लगा दिया एक साथ, और दूसरा भी लगा रखा है 1 न्यूटन का, दोनों का परिणामी मिलकर 2 न्यूटन बन रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा। बात समझ आई। तो हमेशा ध्यान रखना, एक कंडीशन प्री कंडीशन ये है कि संतुलित बल कब होंगे, जब दो या दो से अधिक बल हों, तभी। एक बल कभी संतुलित नहीं होता, क्योंकि किसी वस्तु पर अगर सिंगल एक ही बल काम कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा। बात समझ आ रही है। तो ये तो था संतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब क्या होता है, जब क्या हो, एक बल या अधिक बलों का परिणामी क्या हो, शून्य ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं असंतुलित बल। ठीक है। असंतुलित बल के अंदर क्या होगा, असंतुलित बल में कंडीशन यही है कि जब क्या होता है, किसी वस्तु पर या तो एक बल हो लगा हो या फिर अधिक बल हो, इन सभी का परिणामी अगर शून्य नहीं है तो उस पर क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम असंतुलित बल। क्लियर है बात। तो बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में डिफरेंस समझ आया। बैलेंस फोर्स आपके लिए बस इतना ही पर्याप्त है। संतुलित बल का कंडीशन ये है कि इसमें हमेशा दो या दो से अधिक बल होंगे, उनका परिणामी शून्य होगा। और असंतुलित बल के अंदर क्या होगा, एक बल होगा या अधिक बल होंगे लेकिन उनका परिणामी शून्य नहीं होगा। ऐसे केस में क्या है, ये बोलते हैं असंतुलित बल। और असंतुलित बल हमेशा प्रयास करता है किसी वस्तु को या तो क्या करता है, गति में लाता है, उसमें गति उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है। उत्पन्न करता है या क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा गति हो ही जाए। ठीक है, गति उत्पन्न करता है या ये गति होने का प्रयास करता है, और भी चाल का इफेक्ट करेगा। आप चलो जरा समझते हैं कि बल के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। ठीक है, और क्या क्या इफेक्ट डालता है फोर्स। ठीक है, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, बल के प्रभाव क्या होते हैं, जरा समझने का प्रयास करो। अगर कोई पूछे आपसे कि बल के प्रभाव क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बल के प्रभाव, तो क्या क्या है बल के प्रभाव। नंबर 1, ये क्या करता है, गति करता है या क्या करेगा, प्रयास करेगा। जरूरी नहीं हमेशा गति हो, प्रयास करेगा।
यानी बल क्या करता है, किसी वस्तु को गति में लाने का प्रयास करता है या फिर गति कराता है। बात वही है, जैसे जरूरी नहीं है कि आपने किसी वस्तु, मान के चलो यहाँ पर कोई गुटका रखा है, उस पर हमने फोर्स लगाया, तो जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि भारी गुटका एकदम मोशन तो करेगा नहीं, लेकिन हमने क्या किया, प्रयास किया, क्योंकि जब इस पर बल लगाया जाता है तो जिस दिशा में बल लगा रहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में घर्षण बल भी काम करता है। अभी यहाँ पढ़ाऊंगा मैं घर्षण बल, ठीक है। तो जब ये काम करता, जैसे ही ये वाला बल जो है हमने लगाया वो घर्षण बल से ज़्यादा हो जाएगा तो ये वस्तु इधर की ओर क्या करने लग जाएगी, गति करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब जैसे दीवार है सामने, उसको धक्का मारो, दीवार मोशन नहीं कर पाएगी उतनी तेज से, बात समझ आई, नहीं करेगी। तो ऐसे में जरूरी नहीं हर समय, अगर ये छोटा सा डस्टर है मान के चलो ये है, इस पर ये स्थिर होता, अगर हमने इसे बल लगाया तो ये मोशन में आ गया, ठीक है, लेकिन हर चीज़ मोशन में नहीं करेगी, ठीक है, ये बात समझ आनी चाहिए आपको। और दूसरे क्या है, ये सेकेंड काम क्या करता है, चाल परिवर्तित करता है। इससे क्या होती है, चाल परिवर्तित हो सकती है, चाल घट भी सकती है, चाल बढ़ भी सकती है। कैसे बढ़ेगी, जैसे मान लो एक वस्तु ऑलरेडी इधर मोशन में थी, गति की दिशा, जैसे मान लो ये गति की दिशा है, कोई गति की दिशा ये है, ठीक है। अब इस गति की दिशा में ही आपने क्या किया, इसी डायरेक्शन में एक फोर्स और लगा दिया। कैसे, जैसे आप देखा होगा गांव में लड़के नहीं करते हैं अक्सर, का साइकिल चला रहा हो, एक दोस्त जा रहा है साइकिल पे, दूसरे का मुझे बिठा ले, नहीं बिठाएगा, चल तू नहीं बिठाएगा, तो या तो करेंगे उसको पीछे खींचेंगे या तो करेंगे धक्का मार देंगे तेजी से, ले जा, तो वो और तेजी से कर रहा है, चिल्ला रहा, नया नया सीखने वाला है, तो ऐसे बहुत परेशान करते हैं, खेल करते हैं ना, बचपन में तो किए होंगे जैसे कि साइकिल चला के जा रहा है, उससे बोला बिठा ले, अब वो नया नया तो बेचारा सीख रहा है, डर के मारे बिठा नहीं रहा, अच्छा बिठाएगा नहीं, रुक, अब उसके पीछे धक्का लगा रहे तेजी से, वो जितनी धीरे चला रहा है उससे ज्यादा तेज धक्का लगा के उसको तेज लेके जा रहे हैं, वो डर रहा है कि गिर ना जाए और छोड़ दिया। या दूसरी कंडीशन क्या हो रही है कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये उसकी गति थी, हमने क्या किया, पीछे से उसको खींचने लग गए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो ऐसे में क्या होगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, या तो फिर उसको रोकेंगे। तो चाल क्या होगी, बदल सकती है, यानी परिवर्तित हो सकती है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है, गति की दिशा बदल सकती है, गति की जो है वो दिशा परिवर्तित हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। कैसे, जरा एग्जांपल समझो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में देखा कि सामने से बॉल आई एकदम स्पीड पे 80-90 पे, बैल से कट किया, उसको डायरेक्शन ये गई, है ना, या बॉल सामने किक आ रही, फुटबॉल के अंदर हमने क्या किया, पैर से किक मारी दूसरी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बल लगाकर गति की दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गति की डायरेक्शन भी बदल जाती है, ठीक, बात समझ आई। अगला है वस्तु का, जो वस्तु है, वस्तु का आकार, आकार कह लो या आकृति भी बदल जाती है, बदल सकती है, शक्ति की जगह सकता लिखो, बल करेगा ना, हाँ, तो बदल सकता है। कैसे वस्तु का आकार बदलेगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बर्थडे में गुब्बारे लेकर आते हो, बर्थडे में गुब्बारे लेकर आते हो, गुब्बारा ऐसे करे फूला हुआ है, अब इस पर क्या किया, बल लगाया, तो बल लगाओगे ये पिचक जाएगा, तो कहीं से फूलेगा और कहीं से ऐसे करके फूल जाएगा, निकल जाएगा। अभी बन गया हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बात समझ आई। तो इस पर अगर ज़्यादा पिचकाओगे तो क्या होगा, कुछ ज़्यादा और फोर्स डालोगे तो फट जाएगा गुब्बारा, यानी आकृति बदल जाएगी उसकी। बल पहले क्या है, गुब्बारा एकदम गोल था और आपने एक साइड से उसको दबाया, जरा सा दूसरी तरफ निकल गया, देखा ऐसा कंडीशन होती है, तो ये उसकी आकृति क्या होगी, चेंज हो गई। तो ऐसे कंडीशन में वस्तु का आकार बदल सकता इसलिए लगा रहे, हर चीज़ का आप आकार नहीं बदल सकते हैं। अब जैसे ये है डस्टर, अब इस पर थोड़ा सा बल लगाओ या कितना ज़्यादा लगाओ, इतनी जल्दी नहीं पड़ता, हथौड़ा मारोगे तो बदल जाएगा, लेकिन इतने फोर्स से तो नहीं बदलेगा। तो इसीलिए वहाँ सकता कंडीशन लगा रखी होती है, जरूरी नहीं कि बदलेगा, कोशिश करेगा, बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता, इसीलिए कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। यानी ये पॉसिबिलिटी होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आती हैं, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स में एक तो क्या होता है, गति हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, चाल बदल सकती है, नहीं बदल सकती है, ठीक है, चाल कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और अगर चाल बढ़ेगी तो आपको पता ही होता है क्या होता है, ठीक है, गति की दिशा बदल सकती है, वस्तु का आकार बदल सकता है, ये होते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी बल के प्रभाव, तो बल के प्रभाव क्या होते हैं, बल के प्रभाव यही होते हैं, सिंपल सी बात है, और ये सिंपल से ये लाइफ का भी फंडा है और इसका भी फंडा है। जैसे हमारे घर में डायरेक्शन हो, आपको बच्चे को कुछ पता तो होता नहीं है, बच्चा बचपन में देखता है कि ये चीज़ उसने हम लोगों को क्या होता है, बचपन में कुछ नहीं पता होता, बचपन में बस ऐसे ही होते हैं कि हमने डिसाइड किया, छोटा बच्चा है, अब उसने देखा और चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट खाने का बहुत शौकीन है, तो चॉकलेट वाले देखा, मैं बड़ा होकर चॉकलेट वाला बनूंगा, चॉकलेट बेचूंगा,
तो पूछो क्यों बेचूंगा, क्योंकि चॉकलेट बहुत खाएंगे, खूब खाएंगे, कोई रोकेगा नहीं। तो उसको नहीं पता होता है। हम क्या करते हैं, माँ बाप उसको थोपने लग जाते हैं बचपन से कि नहीं तुम्हें ये बनना है, ये बनना है। दुनिया में क्या होता है, जैसे अब जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, उनमें से कुछ पूछो कि क्या तैयारी किसकी कर रहे हैं, IAS की कर रहे हैं, कोई पूछो किसकी कर रहे हैं, SSC कर रहे हैं। उनमें से कम 70% ऐसे होते हैं जिनका उनका अपना ड्रीम नहीं होता है। उनको सामाजिक प्रतिष्ठा या इन सब ने या माँ बाप ने, इन लोगों ने सबको उसको प्रेरित किया होता है, यानी उसको प्रेरित डाला होता है, तब वो डायरेक्शन उसकी कन्वर्ट हो जाती है। बचपन में कुछ और उद्देश्य होता है, बड़ा होकर कुछ और बनने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसको बता दिया गया है कि बेटा IAS बनोगे ना तो ये सुविधाएं मिलेंगी, ये मिलेंगी, उसको मैनिपुलेट कर दिया गया, जबकि वो बनना कुछ और चाहता था, है ना। तो यहाँ पर ये काम करता कैसे, ऐसे ही तो काम करता है, ये भी तो प्रेशर ही तो है, आपने उसके प्रभाव को, इफेक्ट है, आपने बार बार उसको क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया, बार बार चीज़ों को बताया, इतना हो गया वो उससे प्रभावित हो गया तो उसने अपनी डायरेक्शन को बदल लिया। ठीक है, तो यही चीज़ें ध्यान रखना, ये चीज़ें क्या होती हैं, बाद में दिक्कत करती हैं। और जिसका पहले से ड्रीम हो हमें यही बनना है और वो ही बनेगा, तो फिर समझो कमाल होता है। फिर ऐसा व्यक्ति जिस सेक्टर में उसने पहले से चॉइस की हो उसी सेक्टर में चला जाए तो फिर वो इतिहास ही रचता है। जिसका पैशन और काम दोनों एक जैसे मैच कर जाते हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर इंडस्ट्री में जाओगे, सलमान खान है, शाहरुख खान है, इसके अलावा और एग्जाम्पल देखना चाहो तो अमिताभ बच्चन है, ये बहुत सारे एक्टर्स एक से एक टॉप। अगर क्रिकेट में जाओगे तो जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर हैं, है ना, MS धोनी है। ये इनका क्या हो गया, जैसे MS धोनी का एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि MS धोनी को खूब प्रेरित किया उसके पिताजी ने, कोई भी जॉब पकड़ लो, जॉब पकड़ लो, जॉब ले भी ली, रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर उनकी जॉब लगी भी गई उसकी TT में, लेकिन क्या की उसने, नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर उसका मन ही नहीं लगता भाई, उसका मन, उसका पैसन नहीं है वो। जिसका पैसन जो होगा ना वहीं वर्क कर पाएगा ढंग से। उसका पैसन क्या था, क्रिकेट था, पैसन क्रिकेट था। करियर उसका रेलवे में बना दिया गया, तो रेलवे में कहाँ बनेगा उसको, तो अब जब जाके उसने अपना करियर और पैसन दोनों एक जैसे उसके मिल गए, समझ लो फिर क्रिकेट में उसने महारत हासिल किया है, आपको पता ही है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जिसका पैशन और काम दोनों अगर मैच कर जाते हैं ना, तो उस सेक्टर में फिर वो व्यक्ति झंडे गाड़ देता, झंडे। बात समझ आई? चलो अब आ जाओ अगले बल के प्रकार पे, थोड़ा और समझते हैं। एक है घर्षण बल। घर्षण बल, घर्षण बल को कहा जाता है फ्रिक्शन। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्रिक्शन। घर्षण बल काम क्या करता है, घर्षण बल ये आपके सामाजिक यानी बिल्कुल वैसे ही है कि दोस्तों की तरह हैं ये घर्षण बल ना, आपके दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी समझ लो। जैसे घर्षण बल का काम क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कोई वस्तु है, गुटखा रखा है, ये रखा है, और ये है मान लो सड़क है, कुछ भी है, अब ये इस पर रखा हुआ, हमने इस पर बल लगाया, तो ऐसा थोड़ी एकदम बल काम करेगा। घर्षण बल क्या है, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला एक बल होता है। और इस जैसे ये हमने इसको बल लगाया और ये इसको इस डायरेक्शन में बल लगाया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा घर्षण बल। गति इसकी इधर होनी चाहिए, गति की दिशा क्या होनी चाहिए, गति इसको इधर करना चाहिए, बल इधर लगा रहे हैं। तो किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में जो कार्य करता है बल, उसे क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा कहाँ होता है, संपर्क सतहों पर, दो वस्तुओं की संपर्क सतहों पर काम करता है। जैसे एक वस्तु ये है और दूसरी ये मान लो पथ है, कोई सड़क है, इस पर रखी हुई कोई वस्तु है, अब उस पर अगर मोशन करोगे तो इन दोनों की जो संपर्क सतह है उन पर काम करता है, इन संपर्क सतहों पर काम करता है। कहाँ पे काम करेगा, संपर्क सतहों, कॉन्टैक्ट सरफेसों पर, संपर्क सतह पर कार्य करता है। सतहों लिख लो क्योंकि दोनों के अलग अलग होंगी, सतहों पर कार्य करता है। और गति के हमेशा कैसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो घर्षण बल क्या क्या है, वह बल जो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। और कहाँ लगता है, वस्तु की संपर्क, जो वस्तुएं हैं, एक गति करने वाली और जिस पर वो गति कर रही है, हो सकता है दोनों भी गति कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो गति करने वाली वस्तुओं की सतहों पे, यानी जो संपर्क सतह हो, उनके विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, ये होता है घर्षण बल। जैसे मान के चलो ये वस्तु है, ये मान के चलो ये सड़क है, उस पर हमने या गुटखा या प्लेन मतलब आपकी मेज है और उस पर कोई भारी वस्तु रखी है, फर्श पे रखी है, फर्श पे वस्तु रखी है कोई, अब हम उसको खिसका रहे हैं, तो पहले क्या एकदम थोड़ी खिसकेगी, बल लगाते जाओ, जैसे ही क्या होगा, ये जो घर्षण बल है वो कम रह जाएगा। अर्थात ये जो हमारे द्वारा आरोपित फोर्स जो है F जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा घर्षण बल से। तो घर्षण बल से जैसे ही अधिक होगा तभी वस्तु क्या करेगी, गति करेगी, उससे पहले नहीं।
तब गति उत्पन्न होगी, ठीक है। उससे पहले गति उत्पन्न नहीं होगी, उससे पहले वो स्थिर रहेगी, ठीक है। तो बात समझ आई। हमेशा ध्यान रखना जो हमारे द्वारा आरोपित बल है वो हमेशा घर्षण बल से अधिक होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को में गति उत्पन्न कर सकते हैं, अदरवाइज गति उत्पन्न नहीं होगी। अब घर्षण बल ना 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है स्टैटिक फोर्स यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और अगला होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये 3 होते हैं फ्रिक्शन, 3। स्टैटिक को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, इसे क्या कहा जाता है? स्थैतिक घर्षण। और इसे कहा जाता है सर्पी घर्षण, हिंदी में सर्पी घर्षण, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको। स्लाइड करना, स्लाइड मतलब होता है फिसलना, और रोलिंग का मतलब क्या होता है? इसे लोटनिक कहते हैं। अब ये लोटनिक क्या होता है? रोलिंग करना, लोटनिक घर्षण, ठीक है। क्या होता है बताऊंगा। रोलिंग का मतलब होता है ऐसे करके घूमना, और स्लाइडिंग का मतलब ये हुआ ऐसे फिसलना, स्लाइड करना किसी पे, जैसे बर्फ में स्लाइड नहीं करते, ये स्लाइडिंग फोर्स होता है। रोलिंग का मतलब होता है यूं रोल करके आना, लुढ़कते हुए आना। तो जो लुढ़कना होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। अब देखो जैसे यहाँ पर ये हम जो फोर्स लगा रहे हैं और ये वस्तु में मोशन अगर नहीं हुआ, गति उत्पन्न ही ना हो, तो जब तक गति उत्पन्न होने से पूर्व जितना आपने बल लगाया जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में काम करता जा रहा है बल, वो होता है, अर्थात गति से पूर्व किसी वस्तु पे कार्य करने वाला घर्षण बल जो होता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल। तो स्थैतिक घर्षण बल हमेशा वही होता है जब किसी वस्तु की सतह पर खिसकाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बल लगाते हैं और वो अपने स्थान से खिसके ही ना, तो उनके सतहों के जो मध्य काम करने वाला बल होता है वो हमेशा क्या कहलाएगा? स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। बात समझ आ रही है? किसी भी वस्तु की सतह पर हम जैसे मान के चलो ये है, यहाँ पर एक वस्तु रखी है और ये मान लो फर्श पर वस्तु रखी हुई है, इस फर्श पर, तो हम इस पर बल लगा रहे हैं F, और बल लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये खिसक नहीं रही, तो काम तो इधर कोई ना कोई बल तो काम कर रहा है, वो घर्षण बल ही काम कर रहा है। और अगर इसमें गति जब तक उत्पन्न ना हो, गति उत्पन्न ना होने तक जो बल हमने लगाया है, जब तक बल लगाते जा रहे, घर्षण बल काम कर रहा है। जैसे ही मोशन होगा तो इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया होगा, तो गति से पूर्व जितना बल लगाया है वो घर्षण बल के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना, जो हमने बल आरोपित किया वो और घर्षण बल आपस में बराबर होंगे गति से पूर्व। बात समझ आ रहे हैं? तो स्टैटिक यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जो किसी वस्तु पर गति से पूर्व जो बल आरोपित किया जाए और गति उत्पन्न ना हो, तो उसके विपरीत दिशा में यानी जो वस्तुएं हैं उनके संपर्क सतहों के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण बल का मान हमेशा आरोपित बल, गति से पूर्व आरोपित बल के बराबर होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई वस्तु स्लाइड करती है, किसी पर फिसलती है, इसमें क्या होता है? फिसलती है, स्लाइड करना का मतलब ये होता है, तो फिसलती हुई आती है, फिसलती हुई क्या करे? गति करती है, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन काम करता है उसे बोला जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और हमेशा ध्यान रखना स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। कैसे? रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? कोई वस्तु लुढ़कती हुई आती है, लुढ़कती हुई आती है। आप सिंपल सवाल, यहाँ पर क्या होगा? लुढ़कती हुई गति करती है। इसमें क्या होगा? जब लुढ़कती हुई गति करे, देखो एक चीज समझो, एक है स्टैटिक तो सबसे ज्यादा हो ही गया, एक होता है कि स्लाइड। स्लाइड का मतलब फिसलना, तो फिसलोगे तो संपर्क सतहों में ज्यादा बल लगेगा, लेकिन अगर कोई चीज ऐसे करके रोल करके चल रही, यूं करके रोल करे, तो ये सबसे कम होता है। अगर पूछा जाए इन फ्रिक्शन में आपस में रिलेशन क्या होता है, तो घर्षण बल का मैं आपको एक डायग्राम देख रहा हूं। घर्षण बल कौन सा? स्थैतिक वाला, स्थैतिक, स्थैतिक इज ग्रेटर देन घर्षण बल कौन सा है? ये स्लाइडिंग यानी सर्पी इज ग्रेटर देन घर्षण बल कौन सा है? ये लोटनिक।
यानी कि इससे एक डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर हो जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा समझने का प्रयास करो। स्थैतिक स्थिति में नहीं, स्थैतिक घर्षण बल जो होता है वो सबसे अधिक होता है, उससे कम होता है सर्पी घर्षण बल, और सबसे कम जो होता है वो लोटनिक घर्षण बल होता है, यानी रोलिंग फ्रैक्शन सबसे कम होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, रोलिंग फ्रैक्शन सबसे कम होगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कई बार हम घर्षण बल को ना एरिया से रिलेट करने लगते हैं। कभी भी ध्यान रखना, घर्षण बल है, ये जो घर्षण बल है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु का क्षेत्रफल क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना ना। कंफ्यूज करने के लिए कई बार दे देगा कि निम्नलिखित में घर्षण बल अधिक होगा, तो देखा जिस वस्तु का क्षेत्रफल, संपर्क सतहों का क्षेत्रफल अधिक हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इससे कोई मतलब नहीं होता कि संपर्क क्षेत्रफल कितना है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि निर्भर किस पे करता है, संपर्क सतहों की प्रकृति पर, उनका नेचर कैसा है। ठीक है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति मतलब भाई खुरदरा है या चिकना है, अगर चिकनी सतह हो तो घर्षण बल कम हो जाएगा, जाहिर सी बात, चिकने पे फिसल ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही चीज समझा, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि क्षेत्रफल पर। ठीक है, संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उनका नेचर कैसा है, उनका क्षेत्रफल कितना है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, कोई लेना देना नहीं है क्षेत्रफल से। लेना देना किससे होता है, प्रकृति से होता है, कि प्रकृति कैसा, उनका नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये तो था स्लाइडिंग फ्रैक्शन, स्टैटिक फ्रैक्शन एंड रोलिंग फ्रैक्शन। नोट करो, इनमें से सबसे ज्यादा जो होता है वो स्टैटिक फ्रैक्शन होता है, और सबसे कम जो होता है वो होता है रोलिंग फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आप सभी को ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। स्टडी ना ऐसे ढंग से की जाए, कभी भी इसको मतलब वैसे मत लिया करो बहुत ज़्यादा कठिन है, हार्ड नहीं, इसको एंजॉय करते हुए पढ़ो आराम से। अगर इन चीज़ों में, जिस चीज़ में मन लगने लग जाएगा ना आपका, जिस दिन पढ़ाई को आप अगर एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे ना, तो मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास स्ट्रगल आ जाए, कोई भी कठिनाई आ जाए और वो उसको कुछ वो समझने लग जाए, बहुत परेशानियों में हो जाए, परेशानी को परेशानी अगर समझोगे तो टूट जाओगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर आप वर्क नहीं कर पाओगे उतने बेहतर ढंग से। और जब परेशानी को आप एंजॉय करते हो, चुनौती के साथ उसको सामना करोगे, तो मज़ा ही कुछ और होगा लाइफ का, है ना, फिर जीने का मज़ा ही कुछ और आ जाता है। करो नोट इनको, फिर हम चलते हैं आगे। सारे पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे आप लोग, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और आप लोग बहुत बेहतर हैं, अच्छे से काम करते रहिए, नोट करते रहिए। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और जब आपकी प्रिपरेशन सही ढंग से होती है तो आप कभी भी घबराइए मत कि कौन कहाँ पढ़ रहा है, कितने से पढ़ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ऐसे स्टडी करेंगे और नोट करेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि एक दिन आप भी आराम से कंप्लीट कर पाएंगे और एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, जिंदगी में एक चीज़ ध्यान रखना, कभी किसी से अपनी कंपेयर मत करना। जो लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं वो हमेशा ध्यान रखना, वो क्या करते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। और कभी भी ये किसी से भी तुलना कभी किसी से मत करो। आप, प्रकृति की हर रचना श्रेष्ठ है, ये बात याद रखो, तो आप भी श्रेष्ठ हैं, सब श्रेष्ठ हैं। कंडीशन ये होता है कि अगर ये कर लो कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ ना, एक वर्ड होता है, जैसे होता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बोला जाए, इसका एक ही वाक्य बोल दूं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इस वाक्य में दिक्कत है, क्योंकि फिर आप दूसरों को नहीं समझते हैं, सिर्फ अपने आप को ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सही भी है, आप श्रेष्ठ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग भी होंगे, उससे क्या देते लिए। लेकिन मैं ही हूँ मतलब आप ही श्रेष्ठ हैं, ये तय नहीं है। यहाँ बात आ जाती है अहंकार की, और अहंकार तो आप पता ही है ना, ऐसी वस्तु है जो बर्बाद कर देती है। वो एक कहावत है ना, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। चलो अब आ जाओ टॉपिक पे। तो ये तो था हमारा क्या, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। अब चलते हैं हम थोड़ा सा, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं है ग्रेविटेशन, हम थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, क्योंकि बल के प्रकार पढ़ रहे हैं इसलिए। कहीं आप ये मत समझना ये गुरुत्वाकर्षण बल में हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, नहीं, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सिर्फ बता रहा हूं मैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। ठीक है, आपको गुरुत्वाकर्षण बल पूरा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आगे,
तो कभी भी ध्यान रखना, ये मत समझने लग जाना कि सर ये पूरा टॉपिक मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो कहीं आप समझो कि यहाँ ना सर यहीं कवर करा दिया जाएगा, नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर चूंकि मैं बल पढ़ा रहा हूँ, बल के प्रकार पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? ये कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं हैं, जैसे मान लो एक वस्तु ये है, इसका द्रव्यमान m1 है, दूसरी वस्तु ये है, मान लो m2 है, तो इनके बीच की दूरी अगर r है, तो क्या करता है, कभी भी दो वस्तुओं के बीच, यानी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है, उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अगर इन वस्तुओं में से, जैसे हमने कहा ना दो वस्तुएं हैं, अगर इन दो वस्तुओं में से एक वस्तु को पृथ्वी मान लिया जाए, एक वस्तु को क्या मान लिया जाए, मान लो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, क्या है? अर्थ है, तब ऐसी कंडीशन में किसी दूसरी वस्तु पर, तो दूसरी वस्तु पर कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है, कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल कहलाता है। गुरुत्वीय बल कहलाता है। और गुरुत्वीय बल कहते हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको। मैंने क्या कहा कि दो वस्तुओं पर, यानी किसी ब्रह्मांड में दो वस्तुओं पर बीच जो कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और अगर इनमें से एक वस्तु को अगर पृथ्वी ले लिया जाए, अर्थ ले लिया जाए, तो दूसरी वस्तु पर जो बल काम करता है उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बात समझ आ रही है? यहाँ पर कंडीशन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मूला के लिखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो अगर लिखना चाहते लिख सकते हो, F बराबर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इक्वल टू 1/4 F जो आएगा वो 1/4 पाई आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो वो बल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल में आई थिंक कैपिटल G आता है, यानी ये क्या आता है? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ जो G होता है ना, G ये जो कहलाता है इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कांस्टेंट, ठीक है। वो जो होता है 1/4 पाई आता है, उसमें Q1 Q2 आता है, उसे बोलते हैं, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, कूलाम का नियम कहते हैं, यानी वो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल होता है, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है ये G जो होता है। और इस G का मान कितना होता है? कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻11, ठीक है। और अगर बात की जाए स्मॉल g का, स्मॉल g का मान कितना होता है? तो स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है स्मॉल g। स्मॉल g जो होता है उसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय बल कैसे निकाला जाता है आपको पता ही, किसी वस्तु का जो मास होता है वो प्लस उसमें क्या कर दिया जाता है? 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल आता है गुरुत्वीय बल। फटाफट नोट करो इन पॉइंट को, फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। फटाफट नोट करो। अच्छा, इसका यूनिट अगर निकालना हो तो यूनिट कैसे निकालोगे? इसका यूनिट जो यहाँ से निकल आएगा क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसमें एक चीज़ और है,
अगर इनके द्रव्यमान अगर 1-1 किलोग्राम ले ली जाए, बीच की दूरी 1 मीटर ले ली जाए, मान लो कि 1-1 किलोग्राम की दो वस्तुएं हैं, तो ऐसे केस में जो जी होता है वो N बराबर जी के हो जाता है, अर्थात इतने न्यूटन का काम करेगा बल। 1 मीटर की दूरी पर 1-1 किलोग्राम की अगर दो वस्तुएं रखी हो तो उन पर जो बल काम करेगा वो 6.67 10⁻11 न्यूटन काम करेगा। ये बात कैसे समझ आएगी, जरा समझो। जैसे अगर हम इसको भी 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, तो F बराबर जी के हो जाएगा। बहुत सिंपल है यार, इनको भी मान लो 1 के बराबर 1 किलोग्राम, और ये भी 1 किलोग्राम के बराबर है, ये भी 1 किलोग्राम के बराबर है, और ये दूरी जो है वो 1 मीटर के बराबर, तो ये पूरा तो 1 हो गया ना, बचा F बराबर जी ना। तो ऐसे केस में जो बल होगा वो इतना ही तो हो जाएगा न्यूटन के। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, और बहुत बेसिक चीज़ है यार, समझनी भी चाहिए इतनी चीज़, क्योंकि अगर इन सबको हम एकांक मान लें, मान लो 1 किलोग्राम की वस्तुएं हैं दोनों, और उनके बीच कार्य कर दूरी जो है वो 1 मीटर की है, तो ऐसे केस में जो बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो कितना होगा, 6.67 10⁻11 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, सारे पॉइंट एक एक करके नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, और नोट जरूर करते रहना। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलोगे तो चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ आएंगी। और तैयारी हमेशा रेगुलर करते रहो। अगर आपने अभी तक आइडियल क्लासेस का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आइडियल क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर में जाओ और वहाँ से बैच में रिक्वेस्ट भेजो। आप हमें मैसेज करके बोला करो कि जैसे ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहाँ चैट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ रिक्वेस्ट में मैसेज डाल दिया करो कि सर हमें बैच में इसमें ज्वाइन करना है। सपोज दैट जैसे आपने आइडियल क्लासेस का ऐप इंस्टॉल किया, जैसे ये प्ले स्टोर में जाओगे तो प्ले स्टोर में आइडियल क्लासेस का ऐप मिल जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर से क्या करो, इसको डाउनलोड करोगे। ठीक है, जब डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर जो चैट आती है, चैट में, तो चैट में हमें रिक्वेस्ट भेज दिया करो, लिख के भेज दो सर हमें इस बैच में ज्वाइन करना है। तो वहाँ पर चैट जो आता ना, चैट बॉक्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज दिया करो बैच के लिए, कौन से बैच को आपको ज्वाइन करना है। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे आपको एसएससी का बैच ज्वाइन करना है, या यूपी पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, या यूपी लेखपाल का बैच ज्वाइन करना है ना, या आपको यूपी पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, तो मैंने पहले ही बता दिया। आरआरबी एनटीपीसी का बैच ज्वाइन करना है, तो जो भी बैच ज्वाइन करना हो वो बता दिया करो। ये सारा प्रोसीजर पहले से क्लियर कर दिया करो कि सर इस बैच में हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो ज़रा अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। एक दो और बल ज़रा लेते हैं, उन बल को भी समझने का प्रयास कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। एक है वैद्युत बल, बस उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि बाकी सारे जो बल है ना वो आगे हमें पढ़ने को मिल जाएंगे। वैद्युत बल क्या होता है ज़रा समझो। जैसे मान के चलो ये आवेशों पे काम करता है, Q1 Q2 दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी अगर मान लो r है, तो क्या करता है कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, ये क्या कहलाता है, वैद्युत बल कहता है, और इसको ही कूलाम का नियम कहा जाता है। एक कूलाम का नियम और आता है, अगर पूछा जाए कूलाम का नियम किसके लिए होता है, तो ये वैद्युत बलों की गणना के लिए होता है। कूलाम का नियम कहता क्या है कि जो बल होता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F बराबर जो फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r² आता है। ठीक है, काम की चीज़ जो है वो यहाँ पर इतनी है, ये सब ज़्यादा चीज़ काम की नहीं है, लेकिन आपको ये पता नहीं कूलाम का नियम जो होता है वो वैद्युत बल की गणना करता है। आवेशों के बीच बल की गणना किसके द्वारा की जाती है, आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल की गणना करने के लिए होता है। कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो वो
कूलाम का नियम के द्वारा होता है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो एप्सिलॉन 0 है ये होती है निर्वात या वायु की निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बस इतना ही आपको पढ़ना है, इतनी चीज़ें अगर पढ़ के रखोगे तो बहुत पर्याप्त है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको इंटर या उसका पेपर एग्जाम नहीं देना, आपको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं। जब वो स्थिर है तो उन्हें बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, इसमें एक चुंबकीय विद्युत बल भी होता है, तो चुंबकीय बल अलग होता है और स्थिर वैद्युत बल अलग होता है। ठीक है, हमें चुंबकीय नहीं पढ़ना है, वो तो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगता है, ये आवेशों के मध्य लगता है, बस यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मात्रक इसका भी बल है तो न्यूटन ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। और एक चीज़ और मैं फिर बता दे रहा हूँ कि सीजीएस सिस्टम में बल का जो मात्रक होता है वो डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डाइन होता है, ये बात याद रखना। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये जो डाइन है ना, डाइन, तो डाइन क्या होता है, डाइन जो होता है ना, डाइन, ये सीजीएस में मात्रक होता है, सीजीएस में बल का मात्रक। ठीक है, सीजीएस में बल का मात्रक, ये बात मैंने पहले हालांकि पहली क्लास में ही पढ़ाई है। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, चलो अब ये सारे पॉइंट नोट करो, आप लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए चलोगे, और हमेशा ध्यान रखना बहुत अच्छे बेहतर ढंग से नोट्स बनाते हुए चलो, सजाते हुए चलो, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाओ। और ऐसे ही बेहतर ढंग से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो इसके लिए पहले ही है कि आप एक बार से लिंक जो है वो शेयर करो अपने सभी ग्रुप में दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें और सभी को इसका लाभ मिले। क्लासेस रेगुलर आती रहेंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।